नमस्कार। आज हम लोग सीसी पेपर 6 यानी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी सेमेस्टर 2 वाले विद्यार्थियों के लिए आज हमारा ये क्लास है। और इस क्लास में आज हम बता रहे हैं कि ये बुद्धिवाद रैशनलिस्ट क्या है, बुद्धिवाद किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से दार्शनिक समर्थक दार्शनिक हैं, और बुद्धिवाद में पश्चिमी दार्शनिक का कौन कौन से इसके समर्थक थे, और अभी और कौन से दार्शनिक इसके समर्थक हैं। इन सारी चीज़ों पे जानेंगे हम, और फिर लास्ट में उसके क्रिटिसिज्म पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले है कि ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में कई तरह के सिद्धांत हैं, जिसमें 3 रूप से मुख्य सिद्धांत आते हैं। जिसमें पहला ये रैशनलिज्म है, फिर दूसरा आता है जिसको हम लोग अनुभववाद या एम्पेरिसिज्म कहते हैं, जी यानी अनुभववाद कहते हैं, और तीसरा होता है समीक्षावाद यानी क्रिटिसिज्म यानी समीक्षावाद कहलाता है वो। तो चूँकि आज हमारा रैशनलिज्म को हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम देखें कि बुद्धिवाद क्या है। तो बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का साधन बुद्धि को माना गया है। ये जो बुद्धि है उसे ज्ञान प्राप्त करने का ये ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत होता है। रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन सिर्फ बुद्धि को मानता है। तो थोड़ा सा ये जानने के लिए कि बुद्धिवादी क्या है या ज्ञान क्या प्राप्त होता है, तो दरअसल यह जानने के पहले ज्ञान का अर्थ हम थोड़ा समझें कि साधारणतः इंद्रियों से या किसी दूसरे व्यक्ति से या अपने ही चिंतन से जब किसी विषय के बारे में या बाहरी वस्तु के बारे में जब हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे ही हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन बुद्धिवादी विचारक जो हो ये ऐसे ज्ञान को साधारण ज्ञान की संज्ञा देते हैं, और वो कहते हैं कि यह एक अलग ज्ञान है। दरअसल दार्शनिक ज्ञान जो होता है उसे हम लोग ज्ञान की श्रेणी में मानते हैं। और तब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अतः बुद्धिवाद के हिसाब से ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत वह है जिसके अनुसार वास्तविक और सत्य ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा होता है, यानी ये बुद्धि को यानी रीज़न एलोन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, यह मानता है। यानी बुद्धि को एकमात्र ज्ञान का यह साधन मानता है। और उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिवाद का कहना है कि वह सार्वभौम और अनिवार्य होता है। कि सब क्या होता है बुद्धि, यह सार्वभौम और अनिवार्य होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, यह ज्ञान जो होता है वो सार्वभौम और अनिवार्य होता है। सार्वभौम होने का क्या अर्थ होता है, सार्वभौम होने का अर्थ होता है कि वह सभी देश और काल में हर एक स्पेस और टाइम में के पदार्थों के विषय में यह सत्य होता है, और उसकी सत्यता सिर्फ काल विशेष तक सीमित नहीं होती है। और अनिवार्य होने का, अनिवार्य का क्या अर्थ है, यानी नेसेसिटी, इसको नेसेसिटी कहते हैं, नेसेसरी कहते हैं, और सार्वभौम को यूनिवर्सल कहते हैं। तो नेसेसरी का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि उसकी सत्यता का निवारण नहीं हो सकता। यतः कहने का अर्थ है कि उसका अपवाद या जो विपरीत होता है वह सत्य नहीं हो सकता है। तो इतना जानने के बाद अब हम यह जाने कि जब ज्ञान को बुद्धि का विषय जब हम मान लिए, तो आखिर बुद्धिवाद जब ज्ञान को बुद्धिजन्य मानता है जैसा कि माना गया है, तो इसके समय मुख्य रूप से 2 समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला समस्या होता है यह कि ज्ञान के आधारभूत सहज प्रत्यय, जब ये मानता है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान के हमारी बुद्धि को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान की पद्धति क्या है, तो मेथड क्या है, जो ज्ञान प्राप्त करने का मेथड क्या है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिसीविंग नॉलेज, रीज़न का क्या है। तो वो बताते हैं कि मस्तिष्क का जो मूल तत्व होता है ज्ञान उत्पन्न करने की जन्मजात या स्वाभाविक शक्तियों से वह संपन्न होता है तथा वह क्रियाशील होता है। हमारे मानसिक जीवन के जो 4 अंग होते हैं, सेंसेशन यानी संवेदन, संकल्प, राग और बुद्धि, तो इसमें बुद्धि को बुद्धिवादी सर्वश्रेष्ठ मानता है।
और क्योंकि वह कहता है कि इसके अलावा दूसरी चीज़ों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसमें भ्रांति की गुंजाइश होती है, क्योंकि वह अनुभव पर निर्भर होता है, जबकि बुद्धि में अनुभव से कोई मतलब नहीं होता है। यह हमारे मस्तिष्क के अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं कुछ, वही कि बाहर बिना किसी बाहरी चीज़ों के वह ज्ञान को पैदा करता है। तो यह जो क्या मानता है कि कुछ सहज प्रत्ययों को मानता है जो कि हमारे मस्तिष्क में होते हैं और वो ज्ञान का निर्माण करता है। तो अब ज्ञान प्राप्त जब होते हैं तो इसमें ये उसके द्वारा होता है सहज प्रत्ययों के द्वारा। सहज प्रत्ययों जो हमारे इनेट आइडियाज़ जो हमारे जो है हमारे मन मस्तिष्क के अंदर होते हैं, कुछ सम इनेट आइडिया जो होते हैं कुछ को मानता है, कुछ सहज प्रत्यय। तो अब जो पश्चिमी बुद्धिवादी दार्शनिक थे जो सबसे प्राचीन में, उसमें पार्मेनिडीज, हेराक्लिटस, डेमोक्राइटस और उसके बाद फिर सुकरात आदि, इन विद्वानों का नाम मुख्य रूप से आता है कि ये सब जो क्या हैं बुद्धिवादी दार्शनिक थे और यह मानते थे कि ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या प्रत्यय ये ही बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि राम श्याम आदि जो विशेषों से कोई ज्ञान नहीं होता, बल्कि मनुष्यता या पशुता आदि का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो धारणा होता है, वही असली ज्ञान होता है। इसलिए सुकरात ने माना कि कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान ही, संप्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां विशेषों तक ही सीमित होती है। राम श्याम आदि का ज्ञान जो विशेषों का वो प्रत्यक्ष होने हो सकता है, किंतु जो मनुष्यता जो होता है यानी जो सामान्य जो होता है, यूनिवर्सल्स जो होता है, उसको हमारी उन सामान्यों को बुद्धि ही जान सकती है, उसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, यानी अनुभव के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। तो लेकिन जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो मुख्य रूप से जो है वो बुद्धिवादी दार्शनिकों में डेकार्ट्स, स्पिनोजा एंड लाइबनीज का नाम ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाता है। तो डेकार्ट्स क्या कहते हैं? डेकार्ट्स का वही यही मानते हैं डेकार्ट्स भी। इनका कहना है कि बुद्धिजन्य ज्ञान ही सदा असंदिग्ध रहता है और हमेशा सत्य वो होता है, क्योंकि इंद्रियां जो है हमारी इंद्रियां वह प्राय असत्य ज्ञान को भी कभी कभी सत्य बता देती है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और बुद्धि ही जो है एकमात्र ऐसा है जिस पर हमें विश्वास किया जा सकता है, जिस पर निर्भर रहा जा सकता है। और इसी के द्वारा यह डेकार्ट्स ये मानते हैं कि बुद्धि के अंदर कुछ जन्मजात प्रत्यय या शक्तियाँ होती हैं, और वही जिनसे गणित की या अर्थात निगमनात्मक पद्धति द्वारा जब हम उसको ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमेशा सार्वभौम ज्ञान होता है, यानी हमेशा सत्य होता है। ठीक, उसके आगे बढ़िए तो स्पिनोजा का भी यही कहना है। स्पिनोजा भी यह मानते हैं कि कल्पना और बुद्धि यानी इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट जो है वो ज्ञान के दो साधन होते हैं, और कल्पना का प्रयोग हम भिन्न भिन्न रूप साधारण से थोड़ा अलग हटके करते हैं। वो उसके अंतर्गत वे इंद्रिय, स्मृति आदि से उत्पन्न सभी ज्ञान को सन्निहित मानते हैं, और उनका कहना है कि काल्पनिक ज्ञान अस्पष्ट और अपूर्ण होता है तथा पदार्थों के वास्तविक रूप को वो व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि किंतु संसार के जो सभी पदार्थ एक ही द्रव्य या ईश्वर के पर्याय होते हैं, उसी का मोड्स माना गया है, किंतु कल्पना उन्हें अलग अलग स्वतंत्र द्रव्यों के रूप में ग्रहण करती है। इसलिए यथार्थ ज्ञान जो है वह बुद्धि से ही मिलता है। बौद्धिक ज्ञान ही स्पष्ट, पूर्ण और वस्तुओं के सारभूत तत्व को ग्रहण करने वाला होता है। ये ठीक जैसा डेकार्ट्स ने माना, लगभग उसी हिसाब से भी स्पिनोजा ने भी माना है। अब लाइबनिज को देखिए कि लाइबनिज क्या कहते हैं। तो लाइबनिज भी डेकार्ट्स और स्पिनोजा की बातों को स्वीकार करते हैं। थोड़ा अंतर यहाँ हमें क्या लगता है कि लाइबनिज जहाँ डेकार्ट्स सम आइडियाज़ और इनेट आइडियाज़ को मानते थे, कुछ जन्मजात प्रत्ययों को मानते थे, वहाँ लाइबनिज ने कुछ नहीं माना है, बल्कि इन्होंने सबको मान लिया है। और डेकार्ट्स कह रहे थे कि कुछ जन्मजात प्रत्यय थे और उन्हीं से सारे बौद्धिक ज्ञान की उत्पत्ति होती थी, लेकिन लाइबनिज क्या कहते हैं कि ज्ञान का मूल आधार जन्मजात प्रत्यय है, परंतु कुछ नहीं बल्कि सभी प्रत्यय जन्मजात हैं।
और जन्मजात होने का अर्थ होता है कि सभी प्रत्यय स्पष्ट या विकसित रूप में नहीं बल्कि बीज रूप में हमारे मन के अंदर वो विद्यमान होते हैं, और जब चेतना होती है तब बीज रूप से वो अंकुरित होकर वो पुष्पित और पल्लवित होते रहते हैं। तो ये लाइबनिज का ये विचार इस मामले में है बुद्धिवाद में। तो इनकी बातों को देखने के बाद, लेकिन थोड़ा सा इन बातों को, ज्ञान को, बुद्धि को ज्ञान का एक सही स्रोत मानने के बाद एक हमारे समय दूसरी समस्या ये आती है कि आखिर उसकी प्रामाणिकता क्या है। बुद्धिवाद की बुद्धि को जब हम ज्ञान का सही स्रोत मान लेते हैं तो उसकी प्रामाणिकता क्या है। तो यहाँ भी लाइबनिज जो है अपने तत्व सिद्धांत की सहायता लेते हैं, और वो जबकि सारा ज्ञान जन्मजात है तो फिर क्या गारंटी है कि वह विश्व का सच्चा चित्र ही प्रस्तुत करेगा। तो इस विषय में लाइबनिज जवाब देते हुए कहते हैं कि हर एक चिद बिंदु जो होता है वो छोटे पैमाने में विश्व का प्रतिनिधि या प्रतिरूप ही है। छोटा बिंदु जो होता है विश्व का जो क्या है वो पैमाने में विश्व का एक प्रतिरूप ही है, मतलब मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स है वो। तो अब जो ज्ञान वह अपने अंदर से उत्पन्न करता है वह विश्व के विषय में भी सत्य होगा, क्योंकि विश्व का प्रतिरूप होने के नाते अपने को जानने में वह विश्व को भी जान लेता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर ने जो विश्व का विधाता है वो सृष्टि में ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी है और इसके फलस्वरूप शक्ति ज्ञान की प्राप्त होता है। लेकिन बुद्धिवादियों द्वारा दिए गए इस विवेचना की आलोचना जो है वो अनुभववादियों ने बहुत हद तक कर दिया है, क्योंकि अनुभववादी तो ऐसा मानते हैं कि बुद्धि के द्वारा सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि अनुभव एक्सपीरियंस के द्वारा यानी अनुभव के द्वारा ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि और उसकी आलोचना में ये कहते हैं कि जो उसमें आकर केवल बुद्धि को ही उन लोगों ने ज्ञान का एकमात्र साधन मान लिया। थोड़ा सा कंक्लूजन को भी लास्ट में लिख देंगे फिर हम लोग, और कंक्लूजन में पॉइंट बनाते हुए उसे लिखेंगे कि पहला पॉइंट हम लोग ये बनाएंगे कि जो उसमें सिर्फ एकमात्र बुद्धि को ही जो सही ज्ञान का इन्होंने साधन मान लिया उसे सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अनुभव की प्रामाणिकता को ये अस्वीकार करता है वो अलग बात है, लेकिन उसको एकमात्र सिर्फ बुद्धि को मानना ये कहीं से सत्य नहीं होगा, क्योंकि सभी अनुभवजन ज्ञान जो होते हैं वे भ्रांतिपूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए अनुभव को हमेशा मिथ्या कहकर बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। फिर वे इसकी जो दूसरी आलोचना की गई है उसमें कहते हैं कि चूँकि आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान जो होता है वह इस आदर्श को बिल्कुल तो अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि वस्तु जगत के विषय में वस्तुतः सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होगी। ऐसा वही ज्ञान हो सकता है जो सदा सत्य रहे। परंतु विज्ञान को जब हम देखते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि वो ये मानता है कि प्रगति के साथ साथ ज्ञान की भी वृद्धि होती है, और प्रायः जो अभी सत्य माना जा रहा है वो आगे जाके असत्य भी हो सकता है। फिर तीसरी जो इन्होंने आलोचना इन्होंने कर दी अनुभववादियों ने, उन्होंने कहा कि बुद्धि के स्वरूप के विषय में जो बुद्धिवादियों ने की जो धारणा है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बारे में बताया, जो यूनिट आइडियाज़ के बारे में बताया है, वो धारणा वो सही नहीं मानते हैं वो, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान बतलाता है कि सभी तरह के तथ्यात्मक ज्ञान का आधार जो है इंद्रियानुभूति है। हमारी मतलब अनुभव है, हम जो इंद्रियों से अनुभूति प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये प्रतीक्षीकरण, कल्पना, स्मृति, चिंतन, ये सभी जो है मानसिक क्रियाओं के मूल संवेदना में होते हैं। इसलिए यह कहना कि बुद्धि संवेदनों से बिल्कुल स्वतंत्र है वो सत्य नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह बुद्धिवादियों ने तो बुद्धि को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानकर अपनी बातों को आगे बढ़ाया, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में अनुभववादियों जब आया उसमें ह्यूम और डेकार्ट, विशनचंद्र, लाइबनिज, फिर लॉक, बर्कले और ह्यूम जब आगे आते हैं तो ये तीनों अनुभववादी दार्शनिक है, उन लोगों ने बुद्धिवादियों के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से अनुमानशीय सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उन्होंने अनुभववाद की स्थापना की, और उसमें उन्होंने लॉक, बर्कले और ह्यूम का विशेष रूप से उसमें स्थान होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ज्ञान अनुमानशीय सिद्धांत आगे बढ़ता है। धन्यवाद।